नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। आज हम आपको भारत के भूगोल का सामान्य परिचय बताएंगे कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, भारत की आकृति कैसा है, भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में स्थित है, कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में स्थित है, किस गोलार्ध में स्थित है, किस देशांतर में स्थित है, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वह दक्षिणतम बिंदु कहां पे स्थित है, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहां से गुजरती है, किसके किसके बीच में स्थित है, भारत में कितने तटीय राज्य हैं, वह कौन कौन से तटीय राज्य हैं, भारत से कितने देशों की सीमा लगा हुआ है, वह कौन कौन सा देश है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। अब हम देखते हैं कि भारत के बारे में पढ़ेंगे तो भारत को वह सब चीज के बारे में पढ़ेंगे जो छोटी छोटी पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अर्थात अगर देखते हैं कि भारत, ध्यान रखिएगा, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित है, जो दक्षिण एशियाई देश है। क्या है? भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश है। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट यह कह रहा है कि भारत की आकृति अनियमित चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति अनियमित चतुष्कोणीय है। अनियमित चतुष्कोणीय का मतलब है कि इसकी जो आकृति है चतुष्कोणीय तो है लेकिन नियमित रूप से नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम ये देख रहे हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए भारत, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, ठीक, जबकि देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध स्थित है। ठीक है, अब यहां पे अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बात तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे यह समझना है
कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरी विस्तार क्या होता है। हमें ये चीज समझना है, तब जाके हमें समझ में आएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो देखिए पहले हमको यह समझना है कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरी विस्तार क्या होता है। ठीक, ग्लोब पे हम इसको समझेंगे, ध्यान रखिएगा। यह साउथ पोल है, यह आपका नॉर्थ पोल है। ठीक, यहां पे 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहां पे 23.5 डिग्री मकर रेखा, और यहां पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब यहां पे हम यह चीज समझ रहे हैं कि अक्षांशीय विस्तार क्या होता है या अक्षांश क्या होता है। ध्यान रखिए, पहले इसको हम समझ लें, अक्षांश क्या होता है। ठीक है, तो भूपृष्ठ पर ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ पर भूपृष्ठ पर भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, इसका परिभाषा ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में किसी बिंदु की किसी बिंदु की किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय मापी गई कोणीय मापी गई कोणीय दूरी को कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक, यह क्या कह रहा है, भूपृष्ठ पर, अर्थात ये हमारा ग्लोब है, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण, ठीक, विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है अक्षांश का। या यह भी कह सकते हैं अक्षांश रेखा के, ये हो गया आपका कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, इसका एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं वे
काल्पनिक रेखाएं होती हैं अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो क्या पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये बात बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अक्षांश क्या होती हैं, या एक लाइन में कहें सीधा, वे काल्पनिक रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं, एक लाइन में। ठीक है, अब देखिए, अब तो ये हो गया। ये अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? ध्यान रखिएगा, इस विषुवत रेखा से ऊपर 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं और विषुवत रेखा से नीचे 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कितना होती हैं? 89। और 89 कितना होगा? 178 रेखा, और इस जीरो रेखा कितना हो जाएगा? +1, 179 रेखा। लेकिन कहीं कहीं ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब है, पहले इसको समझ लीजिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वह 89 होती हैं, और विषुवत रेखा से नीचे अर्थात दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कितना होती है? 89 होता है। सब अगर पूरे ग्लोब में कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन कहीं कहीं कि 181 रेखाएं अक्षांश रेखाएं मानी जाती हैं, इसलिए क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक 90 अक्षांश रेखा गिन लिया जाता है और यहां से लेकर के यहां तक 90 अक्षांश रेखा गिन लिया जाता है, तो 180 हो जाता है, और प्लस एक विषुवत रेखा को हम गिन लेते हैं तो 181 हो जाता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इस विषुवत रेखा से ऊपर ये 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, विषुवत रेखा से नीचे 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुल अगर जोड़ दिया जाए तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन कहीं कहीं अक्षांश रेखाओं की काउंटिंग जो होता है 181 होता है। और 181 कैसे होता है? तो विषुवत रेखा से ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं और विषुवत रेखा से दक्षिण 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो सभी को जोड़ दिया जाएगा तो 181 आता है। तो जैसे आपके सामने ऑप्शन अगर मिलता है उस अनुसार आप जो है इसको प्रश्न को आंसर दीजिएगा। ठीक है, कि पूरे ग्लोब में कितने अक्षांश रेखाएं होती हैं तो 179 होती हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है 181 लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसके ऊपर अर्थात विषुवत रेखा से, ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। क्या बोलाता है? उत्तरी अक्षांश। और इस विषुवत रेखा के दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक, विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी अक्षांश और विषुवत रेखा के दक्षिण दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है।
यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं देशांतर कि भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। अभी आप देखे हैं भारत जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देशांतर क्या होता है पहले इसको जान लें। ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। ठीक, यहां पे एक रेखा खींची गई है जिसे बोलते हैं 0 डिग्री। तो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा बोला जाता है। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक, यहाँ पे 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा की जो इधर वाला भाग है उसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और इसके इधर वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक, 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक, अब पहले हम देशांतर को समझ ले, देशांतर क्या होता है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो भूपृष्ठ पर ध्यान रखिएगा, भूपृष्ठ पर भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव को उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली मिलाने वाली मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इसको 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक, 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा या मेरिडियन या ग्रीनविच बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यह ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है, तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, शहर से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक, और इसके पूर्व वाले भाग को पूर्वी देशांतर और इसके पश्चिम वाले भाग को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ठीक है,
जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह समानांतर नहीं होती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ध्यान रखिएगा, इस ध्रुवों से विषुवत रेखा, यहां पे विषुवत रेखा है, तो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, ठीक, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों से यहां पे अगर दूरी इन दोनों के बीच में कुछ अलग है तो यहां पे आकर के दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जैसे इधर आएंगे तैसे यहाँ पे घट जाती है। तो बात वही कह रहा है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.13 किलोमीटर, सॉरी 111.33 किलोमीटर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है विषुवत रेखा पे, तो 111.33 किलोमीटर होती है। जबकि आप अभी उधर देखे होंगे, बताया नहीं वहां पे, कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। वहां पे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, ध्यान रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे कितनी होती है, 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देशांतर रेखाओं का मतलब यही है, ध्यान रखिएगा, कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। एक लाइन में सीधा सीधा कहें कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो वह देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ऊपर से नीचे काल्पनिक रेखा खींची जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और उन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास सबसे ज्यादा होता है, और कितना होता है, 111.33 किलोमीटर होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं के बीच की, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं। अर्थात पूरे पृथ्वी में ग्लोब है, उस ग्लोब में जो पूर्व से पश्चिम रेखा खींची जाती है वह काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर उत्तरी अक्षांश कहते हैं, विषुवत रेखा से दक्षिण जाने पर दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अगर हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा में देखेंगे कि 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से या 0 डिग्री याम्योत्तर रेखा, यही है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा से पूर्व की तरफ खींची गई रेखा को पूर्वी देशांतर, और इधर के भाग को हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब यहीं पे समझना है, भारत की जो मुख्य भूमि है, ध्यान रखिएगा,
भारत की मुख्य भूमि ये है। ठीक। अब भारत का पूरा जो भूमि है यहां से है। भारत, इसको समझिएगा, भारत की मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से से लेकर, ध्यान रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश अक्षांश के बीच स्थित है। ठीक। अगला पॉइंट इसी में कहता है कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट, ध्यान रखिएगा, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक। इसको समझिएगा, यहां पे भारत की जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अर्थात भारत यहां से लेकर के और यहां तक के बीच कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में स्थित है, इसकी बात कर रहा है। ठीक। अब ये कह रहा है भारत 68 डिग्री 7 में पूर्वी देशांतर, तो भारत यहां से लेकर के और यहां तक कितने देशांतर के बीच में स्थित है, ये बात कह रहा है। अब इसको कैसे समझें, ध्यान रखिएगा, इसको हम ग्लोब के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ठीक। यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा है। यहाँ पे अभी आपको हम अक्षांश और देशांतर पढ़ाए हैं, ठीक है। अब वहीं से समझिएगा, यहाँ पे 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, इस 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक। इस 0 डिग्री विषुवत रेखा के दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश।
इस 0 डिग्री प्रधान या मध्य रेखा या 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा के इधर वाले भाग को बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और इसके इधर वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक, अब यहां पे देखिए, अब कह रहा है कि भारत की जो मुख्य भूमि है अर्थात इसकी बात कर रहा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट माना कि कहीं यहीं पे आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा से ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट यहीं पे कहीं आएगा। आठ डिग्री 4 मिनट यही है। चूंकि ये कह रहा है कि भारत मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश की बात करते तो इसके ऊपर ही जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट यही होगा, 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट यहां पे कहीं आएगा। ठीक, अर्थात भारत इन दो अक्षांशों के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यही बात कह रहा है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसका बात क्लियर हो गया कि भारत इन दो अक्षांशों के बीच में स्थित है। ठीक, अब हम आते हैं, कह रहा है कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट, ध्यान रखिएगा 68 डिग्री 7 में पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर की बात यहां से इधर की बात कर रहा है, तो माना कि यहां पे कहीं 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट यहीं पे कहीं होगा, 7 मिनट। अब कह रहा है कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, तो माना कि 97 यहां पे कहीं होगा, 97 डिग्री 25 मिनट, अर्थात इन दो देशांतर रेखाओं के बीच में भारत स्थित है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, यही दो रेखाओं के बीच में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में भारत स्थित है। इसका मतलब यह है कि भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है, भारत यहीं पे स्थित है, यही है, भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये बात क्लियर हो गया। अब यहीं पे क्वेश्चन यह उठ सकता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत किस दिशा में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये वाला भाग में ही भारत स्थित है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व बोलते हैं। तो भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत कहां पे स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब किसको कह रहा है, ये वाली बात को कर रहा है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। जब उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है तो विषुवत रेखा से ऊपर की बात हो रही है। ठीक, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है
तो इसका मतलब 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर वाले भाग को पूर्वी देशांतर और इधर वाले भाग को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो भारत यही इन्हीं दो रेखाओं के बीच में स्थित है, अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में भारत ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए, अब कह रहा है कि संपूर्ण भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। ठीक है, संपूर्ण भारत संपूर्ण भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है। संपूर्ण भारत अर्थात पूरा भारत मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है, जिसका विस्तार उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन तथा उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे संपूर्ण भारत, यही कह रहा है, संपूर्ण भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थित है, जिसका विस्तार उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन तथा उपोष्ण कटिबंध में है। अब यहाँ पे यह हमें समझना है कि उष्ण कटिबंध क्या होता है और उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। जब इसको समझ लेंगे तब जाकर के हमें पता चलेगा कि भारत उपोष्ण में है कि उष्ण में है। ठीक है, अब इसको ऐसे हम समझेंगे। ये आपका ग्लोब है, सॉरी, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका विषुवत रेखा है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा और यहाँ पे 23.5 डिग्री
कर्क रेखा। ठीक। अब कह रहा है भारत उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में स्थित, अर्थात दोनों कटिबंधों में स्थित है, ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। तो पहले हमें यह समझना है कि ट्रॉपिकल जोन होता क्या है। तो विषुवत रेखा से कर्क रेखा उत्तरी, या यूं कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। अर्थात इन दो रेखाओं के बीच को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। ठीक। और उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी और 40 डिग्री उत्तरी के बीच को हम क्या बोलते हैं, उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर के और यहां तक क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा से उत्तरी 40 डिग्री से दक्षिणी 40 डिग्री के बीच को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। और इसका खासियत क्या है, ध्यान रखें, पहले हम इसको समझेंगे उष्ण कटिबंध को। ठीक। उष्ण कटिबंध की खासियत क्या है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें, जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर, सूर्य की किरणें ध्यान रखिएगा, अभी हम उष्ण कटिबंध के बारे में बता रहे हैं कि यहां पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जिससे यह क्षेत्र, बहुत गर्म और आर्द्र ह्यूमिड या आर्द्र, या यूं कह सकते हैं नमी, यह क्षेत्र बहुत गर्म और आर्द्र या नमी होता है। इसके वजह से ध्यान रखिए, इसकी वजह से यहाँ का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है। हम ध्यान रखिएगा, ये पढ़ रहे हैं कि भारत उष्ण कटिबंध से लेकर उपोष्ण कटिबंध, अर्थात भारत दोनों कटिबंधों में स्थित है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे हमें यह समझना है कि उष्ण कटिबंध क्या होता है, तो उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। उष्ण कटिबंध वह होता है कि जो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं।
जबकि उपोष्ण कटिबंध क्या होता है? उपोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी अर्थात कर्क रेखा से 40 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात मकर रेखा से 23.5 मकर रेखा से 40 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। बात यहीं पर ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। जबकि 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 40 डिग्री के बीच को हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध उत्तरी, और 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा से 40 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। या यूं कह सकते हैं कि दोनों ध्रुवों में 23.5 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी से 40 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब यहाँ पे उष्ण कटिबंध की क्या क्या विशेषता होती है और उपोष्ण कटिबंध की क्या क्या विशेषता होती है, उसको भी हम यहाँ पे समझ लें। तो उष्ण कटिबंध की विशेषता यह होती है कि सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य चाहे उत्तरायण हो या चाहे दक्षिणायन हो, दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के जो किरणें होती हैं वो सीधा इन क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक, जब सीधा पड़ता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है? गर्मी होती है और आर्द्र होता है। जब गर्मी होती है और आर्द्र होता है तो कहीं न कहीं यहाँ पे अर्थात विषुवत रेखा के आसपास या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच में जो तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ का तापमान होता है। अर्थात 2100 कम से कम 21 होता है और अधिक से अधिक 30 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान होता है। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ पे तापमान अधिक है, ह्यूमिडिटी अधिक है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में भारी वर्षा भी होता है। तो इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में भारी वर्षा होता है। इस क्षेत्र में अभी हम आपको उष्ण कटिबंध की विशेषता बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र में भारी वर्षा होता है और जब भारी वर्षा होता है तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जैव विविधता भी पाई जाती है, अर्थात बायोडायवर्सिटी भी इस क्षेत्र में होता है। अर्थात सबसे अधिक गर्मी होता है, ह्यूमिडिटी भी होता है, वर्षा भी होता है, और जब वर्षा होता है तो इस क्षेत्र में जैव विविधता भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि उष्ण कटिबंध में जैव विविधता भी पाई जाती है। जैव विविधता भी पाई जाती है। ठीक है, जैव विविधता भी पाई जाती है, और जैव विविधता पाई जाती है तो कहीं न कहीं यहाँ पे सदाबहार वन भी मिलता है। क्या मिलता है? सदाबहार वन। अर्थात अगर सीधा सीधा कहें तो उष्ण कटिबंध वह कटिबंध होता है जहां पे तापमान अधिक होता है। तापमान कितना होता है? 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है वर्ष भर अर्थात सालों भर, चाहे वो सूर्य उत्तरायण हो चाहे सूर्य दक्षिणायन हो, दोनों ही परिस्थितियों में यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पे गर्मी भी होगा, ह्यूमिडिटी भी होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा भी होता है। अर्थात उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक वर्षा भी होता है, और जब सबसे अधिक वर्षा होता है तो यहाँ पे जैव विविधता भी पाई जाती है। जब जैव विविधता पाई जाती है तो कहीं न कहीं
यह क्या होता है, यहाँ पे वन किस प्रकार के मिलते हैं, तो सदाबहार वन मिलते हैं। सदाबहार का मतलब है कि हमेशा हरा भरा रहना, ठीक है। तो यहाँ पे जैव विविधता भी पाई जाती है और सदाबहार वन भी मिलता है। यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं कि उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, ठीक। उपोष्ण कटिबंध के बारे में समझ लें। कि उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। इस क्षेत्र में गर्मी में, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में अर्थात उपोष्ण कटिबंध में, इस क्षेत्र में गर्मी में अधिक गर्मी, अधिक गर्मी और सर्दियों में हल्की ठंडी होती है। हल्की ठंडी होती है। इस क्षेत्र में वर्षा का वितरण वर्षा का वितरण वर्षा का वितरण इस क्षेत्र में वर्षा का वितरण असमान होता है। असमान का मतलब क्या है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं वर्षा कम होती है, अर्थात पूरे जगह समान रूप से वर्षा नहीं होती है, ठीक है। यह क्षेत्र यह क्षेत्र विशिष्ट यह क्षेत्र विशिष्ट जलवायु के कारण जलवायु के कारण कृषि और पर्यटन अर्थात टूरिज्म के दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। उपोष्ण कटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 40 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 40 डिग्री दक्षिणी के बीच में उपोष्ण कटिबंध होता है। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में गर्मी में अधिक गर्मी पड़ता है और सर्दियों में हल्का ठंडी पड़ता है, ठीक, ठंडा होता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा का वितरण है, जो वर्षा होता है, असमान होता है। ध्यान रखिएगा, एक समान वर्षा नहीं होता है, ठीक। और इसकी जलवायु के कारण, ध्यान रखिएगा, और यह क्षेत्र जो होता है विशिष्ट जलवायु के कारण कृषि के लिए, ठीक, एग्रीकल्चर के लिए और पर्यटन अर्थात टूरिज्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक। तो इस तरीके से भारत जो है हमारा उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध समझाने का मतलब यही है कि भारत जो है दोनों कटिबंधों में स्थित है, अर्थात भारत उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों ही में स्थित है। अब उष्ण कटिबंध क्या होता है, उपोष्ण कटिबंध क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी, विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं।
उसकी विशेषता यह है कि सूर्य चाहे उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन हो, दोनों ही परिस्थितियों में वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। जब सीधी पड़ती हैं तो वहां पे गर्मी होता है, ठीक। और जब गर्मी होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से वहां का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। जब यह होता है तो वहां पे कहीं न कहीं भारी वर्षा भी होता है। जब भारी वर्षा होगा तो वहां पे जैव विविधता भी सबसे अधिक पाई जाती है। जब जैव विविधता पाई जाती है तो कहीं न कहीं वहां पे सदाबहार वन भी मिलता है। इसकी विशेषता यह है। जबकि उपोष्ण कटिबंध की बात हम करते हैं तो उपोष्ण कटिबंध क्या होता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी से 40 डिग्री दक्षिणी के बीच में उपोष्ण कटिबंध होता है। और इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में जो होता है कम ठंडी पड़ती है। जबकि यहाँ पे वर्षा का जो वितरण है असमान है, लेकिन समान रूप से वर्षा नहीं होता है। जब इस तरीके का इसकी विशेषता है तो कहीं न कहीं यह कृषि के लिए और टूरिज्म अर्थात पर्यटन के दृष्टि से यह क्षेत्र क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत उष्ण या उपोष्ण कटिबंधों में स्थित है। इसकी यह हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, ग्रीनविच से प्लस, भारत का मानक समय ग्रीनविच से प्लस 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5.5 घंटा आगे है। ठीक, और यह मानक समय और यह मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याम्योत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक, अब 5 राज्यों से कौन कौन राज्य है वो गुजरते हुए बाद में बताएंगे। पहले हमको यहाँ पे यह समझना है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच से प्लस 5.5 घंटा आगे है। ठीक, अब यहाँ पे वही स्थिति यहाँ पे फिर बताने जा रहे ग्लोब है। ठीक, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आपका साउथ पोल है, और यहाँ पे 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्रधान याम्योत्तर रेखा, 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक, इसको जो है प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा, प्राइम मेरिडियन। ठीक,
जीरो डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसके इधर वाले भाग को पूर्वी देशांतर, इसके इधर वाले भाग को पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ठीक, जब आप देखे हैं तो यह ध्यान दीजिएगा, इस ग्लोब को तोड़ दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए 180 डिग्री और यहां पे 180 डिग्री, अर्थात 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा यही है, प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसके इधर वाले भाग को पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, और इसका इधर वाले भाग को पूर्वी देशांतर। पूरा ग्लोब जो होता है 360 डिग्री का होता है। पूरा ग्लोब कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। जब इसको हम तोड़ दिए तो 180 डिग्री इधर आ गया और 180 डिग्री इधर आ गया। ठीक, यहां से लेकर के यहां तक 12 घंटे का होता है। कितना होता है? 12 घंटे का होता है, और ये 12 घंटा प्लस में होता है। यहां से लेकर के यहां तक कितना होता है? भी 12 घंटे का होता है। ये कितना होता है? माइनस होता है 12 घंटा। ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटा हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 घंटा ये हो गया। अब यहां से लेकर के यहां तक 12 घंटे है, यहां से लेकर के यहां तक 12 घंटा है। ठीक, और 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के। तो 15 डिग्री बराबर होगा कितना? 15 चौको 60, 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। कहने का मतलब है यह 1 घंटे का है, और इसके बीच में ध्यान रखिएगा, इसके और इसके बीच में 15 डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट का। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो गया। अब ये कह रहा है कि भारत ग्रीनविच से प्लस 5.5 घंटा आगे है, अर्थात प्लस 5.5 घंटा आगे है, तो ग्रीनविच यहीं पे है। अब यहां से 1 2 3 4 5 प्लस 5.5, अर्थात भारत इन्हीं अक्षांशों पे स्थित है, देशांतर पे। जब भारत इन्हीं देशांतरों पे स्थित है तो यहां से प्लस 5.5 घंटा आगे इसकी टाइमिंग शो की जाती है। बात यही है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच से प्लस 5.5 घंटा आगे है। तो ग्रीनविच अर्थात 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो ग्रीनविच अर्थात लंदन से गुजरती है, और यहां से इधर जाने पे 12 घंटा, यहां से इधर आने पे 12 घंटा, इधर आते हैं तो प्लस होता है और इधर आते हैं तो माइनस होता है। ठीक, जब ये पूर्वी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर है। अब जो है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, तो 15 डिग्री बराबर होता है कितना? 60 मिनट के। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। इसके कहने का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक 12 घंटे का जब होता है तो इसके और इसके बीच में 15 डिग्री होता है, और 15 डिग्री अर्थात 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के, तो 1 घंटा हो गया ये। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कह रहा है भारत प्लस 5.5 घंटा आगे है। कहां से आगे है? ग्रीनविच से। तो जब आगे है तो यही इन्हीं अक्षांश और देशांतर के बीच में भारत स्थित है। जब यहाँ पे स्थित है तो 1 2 3 4 5 और प्लस 5.5, मतलब इसी पे है स्थित है भारत। ठीक है, यही बात बोल रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर
याम्योत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब जो है ध्यान रखिएगा, भारत अभी देखें, भारत 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, इन्हीं दो रेखाओं के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री, वो क्यों नहीं 80 डिग्री रख दिया गया, क्यों नहीं 90 डिग्री रख दिया गया, क्यों नहीं जो 85 डिग्री रख दिया गया। इसके कहने का मतलब है कि 68.7 डिग्री और 97 डिग्री 25 मिनट वो जोड़ देंगे, अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट को जोड़ दिया जाए और जोड़ने के बाद डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा तो 82.5 डिग्री मानक समय आएगा, और 82.5 डिग्री मानक समय यही है। ठीक, और 82.5 डिग्री जो मानक समय है और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ऊपर से नीचे भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं ऊपर से अगर देखेंगे तो ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे है। ठीक, उत्तर प्रदेश के बाद क्या है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है वो भारत के 5 राज्यों से ऊपर से नीचे गुजरती है। वो कौन कौन सा 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के जो 82.5 डिग्री भारत का मानक समय है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से यह 82.5 डिग्री गुजरती है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाएगा तो कहां से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत का मानक समय ग्रीनविच से प्लस 5.5 घंटा आगे है। ठीक, और यह मानक समय सॉरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याम्योत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर है। भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
ठीक। भारत की लंबाई यहां से, ध्यान रखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक है, उत्तर से दक्षिण। ठीक। भारत की चौड़ाई यहां से लेकर के और यहां तक है। यह लंबाई हो गई आपकी दो, सॉरी, 3214 किलोमीटर। यह चौड़ाई हो गई आपकी 2933 किलोमीटर। ठीक। भारत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जब 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का पूरा क्षेत्रफल, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, ध्यान रखिएगा, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कहने का मतलब है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। पूरा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जब भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। जब पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत का क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल में पूरे विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? तो पूरे विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती हैं। ठीक। पूरे विश्व का क्षेत्रफल का, भारत का जो क्षेत्रफल है 2.42% है। 2.42% क्षेत्रफल पर पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, यही इसका अर्थ है। ठीक। अब देखिए, जब निवास करती हैं तो यहाँ पे अभी हमें जानना है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ठीक है। अब देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? यहाँ पे इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल है जो लद्दाख, ध्यान रखिएगा, जो लद्दाख के काराकोरम श्रेणी के सियाचिन ग्लेशियर
सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है। तो कहां पे है? लद्दाख में है। लद्दाख के कहां पे? तो काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम श्रेणी के किस जगह पे? तो सियाचिन ग्लेशियर में। ठीक है। अब देखिए, भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा? यहां पे कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी। ठीक। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। और यह कन्याकुमारी कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक। अब यहीं पे एक चीज और समझना है कि जब भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहां पे आप देखते हैं अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार। तो इस अंडमान निकोबार के नीचे यहां पे इंदिरा पॉइंट है। ठीक। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, ध्यान रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यहां पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनता है। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। यही मतलब भारत की जो अंतिम सीमा है दक्षिण में यही है, यहां तक है। ठीक। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और यह इंदिरा पॉइंट कहां पे है? तो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अब यहाँ पे एक चीज और जानिएगा कि इंदिरा पॉइंट का, इस इंदिरा पॉइंट का पहले क्या नाम था? इंदिरा पॉइंट का पहले नाम, इस इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था क्या चीज? तो पार्सन्स पॉइंट। पार्सन्स पॉइंट। फिर पहले पार्सन्स पॉइंट, फिर इसके बाद क्या नाम पड़ा? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। ठीक। और जो वर्तमान में क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक। तो इंदिरा पॉइंट का ध्यान रखिएगा, इंदिरा पॉइंट का पहले नाम पार्सन्स पॉइंट था, पिगमेलियन पॉइंट था। अब भी जो वर्तमान में है क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है, जो लद्दाख के कहां पे? ध्यान रखिएगा, लद्दाख के काराकोरम श्रेणी के सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है इंदिरा काल। ठीक। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित है। और इस इंदिरा पॉइंट का पहले नाम था क्या? पार्सन्स पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट नाम था। ठीक, अब हम आते हैं भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? अब देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु यहां पे ध्यान रखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता है। ये कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात में कहां पे? सरक्रिक के पास। तो गुहार मोती ध्यान रखिएगा, गुहार मोती या गौर माता भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है। यहां पे ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहीं पे है। ठीक, किबिथु है। किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहां पे है? अरुणाचल किबिथु है। और किबिथु कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में, अंजा जिले में है। ठीक, और इसी किबिथु से ध्यान रखिएगा, इसी किबिथु क्षेत्र से, इसी किबिथु इसी किबिथु क्षेत्र से लोहित नदी लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक, इसी किबिथु क्षेत्र से लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि लोहित नदी कहां से निकलती है? तो लोहित नदी पूर्वी तिब्बत, चीन के चीन के जयाल छू पर्वत, चीन के जयाल
छू पर्वत से निकलती है, जो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इसको हम जब नदी पढ़ेंगे तो वहां भी हम इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बस यह समझना है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु है, किबिथु है, उस किबिथु क्षेत्र कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में है। और इसी किबिथु क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, इसी किबिथु क्षेत्र से लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। और यह लोहित नदी कहां से निकलती है, तो पूर्वी तिब्बत या चीन के कहां से, जयाल छू पर्वत से निकलती है और भारत के किबिथु क्षेत्र में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिलती है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौर माता हो गया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु हो गया, जो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में है। ठीक, एक चीज और यहां पे जान लीजिएगा कि जो आपका किबिथु है, जो सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो सूर्योदय सबसे पहले कहां दिखाई देता है, इसी किबिथु में ही दिखाई देता है। सबसे पहले सूर्योदय, सबसे पहले किबिथु में सूर्योदय होता है या दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले किबिथु में सूर्योदय होता है, या भारत के क्षेत्र में सबसे पहले जब सूर्योदय होता है तो सबसे पहले कहां दिखाई देता है, तो किबिथु में दिखाई देता है। सूर्योदय जब होता है तो सबसे पहले भारत में कहां दिखाई देता है, तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में ही दिखाई देता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे गुजरात है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का अंतर है। अगर सूर्योदय 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे हो रहा है, तो आप जो है गुजरात में सूर्योदय का कितने बजे होगा, 7 बजे होगा, अर्थात 2 घंटे का क्या है, अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहां पे हो दिखाई देता है, किबिथु में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, चलिए, अब देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश।
इसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक। सिक्किम, मेघालय। सिक्किम, मेघालय। ठीक है। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद मेघालय है। ठीक है। अब जब देखते हैं कि भारत जनसंख्या के दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या के दृष्टि से भारत वर्तमान में कितने स्थान पे है या कितने नंबर पे है? जनसंख्या के दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर है। जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। ठीक है। जनसंख्या के दृष्टि से भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पे है, जबकि चीन जो है दूसरे स्थान पे है। अभी 2023 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट में यह बताया कि भारत पूरे विश्व में जनसंख्या में पहले स्थान पे आ गया है, जबकि चीन अब दूसरे स्थान पे हो गया है। जबकि पहले चीन पहले स्थान पे था और भारत दूसरे स्थान पे था। लेकिन यह डाटा क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। अब भारत पहले स्थान पे और चीन दूसरे स्थान पे हो गया है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए, यहां पे हम देखेंगे कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है और कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यहां तक देखेंगे। ठीक है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई मतलब यहां से लेकर के ऐसे यहां तक। ठीक है। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। जबकि भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई
कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। जबकि कुल जलीय सीमा की लंबाई, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। ठीक, तो कुल जलीय सीमा की लंबाई, कुल जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। ठीक, ध्यान रखिएगा, कुल जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। लेकिन अभी 2025 में नया डाटा आया है। उस नए आंकड़ों के अनुसार, 2025 में नए आंकड़ों के अनुसार, लेकिन 2025 के नए आंकड़ों के अनुसार कुल जलीय सीमा की लंबाई सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा यहां से ऐसे, ठीक है। जबकि भारत के मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा की लंबाई, कुल जलीय सीमा का मतलब है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो कुल जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। लेकिन 2025 में इसका नया आंकड़ा आया है। उस आंकड़ों के अनुसार कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 11,098.81 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से यह भारत के जलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसके आगे जो अभी भारत के सामान्य परिचय में अभी बाकी है, उसको हम आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। और पीछे वाला वीडियो के जो बताए हैं उसका क्वेश्चन के साथ वहां पे हम बताएंगे कि किस तरीके से अभी तक पढ़ाया गया, तो उसका कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे पूछा गया है। ठीक है, तो लास्ट में आपको प्रश्न का इस पे डिस्कशन भी करेंगे और आप जो है इसको इस तरह से समझिएगा। ठीक, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।